ये कहानी एक गरीब दर्जन की है जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल रही थी। वह एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाती थी और पूरे मोहल्ले में उसकी सिलाई की खूब तारीफ थी। उसकी सिलाई इतनी बेहतरीन थी कि गांव की सबसे अमीर जमींदार की बेगम भी अपने कपड़े उसी से सिलवाती थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी बनाई हुई सिलाई किए हुए कपड़े तैयार थे, लेकिन जमींदार की बेगम ने उन्हें लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। घर में उसके अब्बा की तबीयत बहुत खराब थी और उसे उनकी दवाइयां लानी थी। वह कपड़े लेकर खुद हवेली पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि बेगम साहिबा अभी तक नहीं आई थी। वह 1 घंटे तक इंतजार करती रही। फिर आखिरकार बेगम साहिबा सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आई। बेगम साहिबा ने सुर्ख लाल साड़ी पहन रखी थी, भारी भरकम गुलूबंद गले में झूल रहा था और वह नाज नखरों से चलती हुई आ रही थी। उन्होंने तिरछी निगाहों से देखा और तंज भरे लहजे में बोली, इस बार बहुत देर कर दी तुमने साड़ियां सिलने में। दर्जन घबराई, तुरंत सफाई दी। बेगम साहिबा, मैंने तो 2 दिन पहले ही सिलाई पूरी कर ली थी। सोचा कि आपकी नौकरानी आकर ले जाएगी, लेकिन जब वह नहीं आई तो मैं खुद ही ले आई। बेगम साहिबा ने गुस्से से होंठ भींच लिए और बड़बड़ाते हुए बोली, इस सकीना की बच्ची को तो आने दो, उसे पूछती हूँ। फिर वह एक एक करके कपड़े खोलकर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी त्योरियां कुछ कम हुई और तारीफ करते हुए बोली, सिलाई तो बहुत अच्छी की है, पहनकर देखूंगी कि फिटिंग ठीक है या नहीं। दर्जन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब उसे मेहनत की मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन तभी हवेली के एक कोने से शोरगुल उठा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हंगामा हो गया हो। सारे मुलाजिम उस ओर दौड़ पड़े। किसी के हाथ में मोटा डंडा था तो किसी के हाथ में लाठी। बेगम साहिबा भी बेचैनी से उठ खड़ी हुई और चौकीदार को बुलाकर पूछा, क्या हुआ? चौकीदार घबराई आवाज में बोला, बेगम साहिबा, अभी अभी माली ने लॉन में बहुत बड़ा इच्छाधारी नाग देखा है। वह एक दरख्त से लिपटा हुआ बैठा था। शुक्र है कि माली ने देख लिया, जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे। इतना सुनते ही हवेली के सारे लोग इकट्ठा हो गए। दर्जन भी घबरा गई, लेकिन उसे अपनी मजदूरी की फिक्र थी। वह कांपती आवाज में बोली, बेगम साहिबा, पैसे दे दीजिए, मुझे जाना है। बेगम साहिबा ने एक नजर उस पर डाली और लापरवाही से बोली, हाँ, मैं सकीना के हाथ पैसे भिजवा दूंगी, और भी कपड़े सिलवाने हैं तुमसे। दर्जन की उम्मीदें टूट गईं। वह मायूस होकर हवेली से निकली और पड़ोस की खाला रुकैया से उधार मांगने चली गई। लेकिन खाला ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और गुस्से से बोली, हम कोई बैंक नहीं है जो हर बार तुम्हें उधार दें। लेकिन उनकी बड़ी बेटी नगीना बाजी मेहरबान थी। उन्होंने दर्जन को पैसे दे दिए। दर्जन ने तशकुर भरी नजरों से उन्हें देखा और जल्द वापस करने का वादा किया। घर आकर उसने अब्बा की दवाइयां खरीदी और थोड़ी सब्जी भी ले आई। अब्बा चारपाई पर लेटे थे और छोटा भाई सुहेल ट्यूशन से लौट आया था। ये तीनों ही एक दूसरे का सहारा थे। अम्मा का इंतकाल कब का हो चुका था और अब्बा मजूर हो चुके थे। अगर दर्जन के हाथ में सिलाई का हुनर ना होता तो शायद वे भूखे मर जाते। रात को जब वह अब्बा को हवेली में नाग दिखने वाली बात बता रही थी तो उनके चेहरे पर अजीब सा तनाव आ गया। उन्होंने धीरे से कहा, एक दिन तो उसे लौटना ही था, आखिर कब तक वह बदला लिए बिना रह सकता था? दर्जन चौंकी। अब्बा, आप क्या कह रहे हैं? अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, अगर उन्होंने उसे मार दिया तो वह फिर लौटेगा। इच्छाधारी नाग कभी नहीं मरता, 100 साल बाद फिर से जन्म लेता है। दर्जन हंस दी। अब्बा, आप भी ना, ये सब बस किस्से कहानियां हैं। मगर अब्बा के चेहरे की गंभीरता उसे उलझन में डाल रही थी। शाम ढलते ही मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज आंधी और लाल मिट्टी के गुब्बार से घर की कच्ची दीवारें कांप उठी। नफीसा को डर लगने लगा। उसने फौरन सुहेल को अंदर बुलाया और अब्बा की चारपाई कमरे में बिछा दी। रात काफी बढ़ चुकी थी जब अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। नफीसा चौंक उठी। इतनी रात को कौन आ सकता था? अंदर से ही आवाज लगाई, कौन है? बाहर से भारी आवाज आई, मुसाफिर हूं, जख्मी हालत में हूं, एक रात की पनाह चाहिए। नफीसा जानती थी कि उनका घर मुसाफिरों के लिए रास्ता था, मगर इतनी रात को किसी अजनबी को अंदर बुलाना ठीक होगा? मगर जब उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़े नौजवान को देखकर उसकी सांसें थम गईं। गहरी हरी आंखें, गोरी चिट्टी रंगत और एक शहजादे जैसी शख्सियत। लेकिन उसका हाल बुरा था। जिस्म पर जगह जगह गहरे जख्म थे, कपड़े खून में सने हुए थे। नफीसा घबराकर बोली, आपको इतनी चोट कैसे लगी? वह बोला, लोगों ने मारा है, कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, लेकिन मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में अजीब सी दहशत थी। नफीसा ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया। वह पिलर के पास बैठ गया। नफीसा सोच रही थी कि अब्बा को जगा दे, मगर फिर ख्याल आया कि उनकी तबीयत खराब है। क्या आपके पास कोई कपड़ा होगा? उसने पूछा। नफीसा के पास सिर्फ नए कपड़े थे,
मगर उसे अपना पुराना दुपट्टा याद आ गया। उसने वो दुपट्टा निकालकर उसे दे दिया। उसके हाथ जख्मी थे, इसलिए नफीसा खुद उसकी मरहम पट्टी करने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतनी करीबी से उसने पहले कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा था। वह चुपचाप बैठा था, जैसे अपना सब कुछ हार चुका हो। नफीसा ने उससे खाने का पूछा तो वह बोला, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। नफीसा ने जल्दी से रात का बचा हुआ खाना लाकर दे दिया। उसे देखकर वह सोचने लगी कि इतना खूबसूरत आदमी गांव में किसके घर आया होगा। उसकी आंखें किसी आम इंसान की नहीं लग रही थी। वह बोला, आपको मेरी वजह से आधी रात को तकलीफ हुई, इसके लिए माफी चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ भागा हूँ, वरना वह लोग मुझे मार डालते। नफीसा परेशान हो गई। आपके दुश्मन इसी गांव के हैं? उसने सिर हिलाया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर आप मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं। जब तक मेरे जख्म ठीक न हो जाएं, मुझे इस घर में रहने दें और किसी को मेरे बारे में मत बताइएगा। नफीसा ने बिना सोचे कहा, आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं, हमारे घर में कोई आता जाता नहीं। वह तशना निगाहों से उसे देखता रहा, फिर जमीन पर लेट गया। शायद थकान हद से ज्यादा थी। नफीसा भी उसकी तरफ देखते देखते सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह घबरा गई। घर में उस अजनबी का नामो निशान तक नहीं था। उसने तो कहा था कि वह 3 दिन रहेगा, फिर अचानक कहाँ चला गया। यही सोचते हुए वह अब्बा और सुहेल के लिए नाश्ता तैयार करने लगी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। जब उसके अब्बा ने अचानक उसे आवाज दी, उसने चाय का प्याला रखा और उनके पास चली गई। अब्बा के चेहरे पर हैरानी थी। ये सहन में अजीबोगरीब निशान कैसे हैं? अब्बा ने गंभीर लहजे में कहा। नफीसा ने उनकी निगाहों की सीध में देखा तो सच में फर्श पर अजीब से निशान थे। उसने अनजान बनते हुए कहा, अब्बा न जाने किस चीज के हैं, आप ही बताइए, आप ज्यादा तजुर्बेकार हैं। अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, ऐसे निशान तो खेतों में दिखते थे जहां नागों का बसेरा होता था। लगता है यहां से कोई नाग रंग कर गया है। अब्बा की बात सुनकर नफीसा के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल वह हंसने लगी। अब्बा, नाग हवेली में था, यहां नहीं। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बा ने संजीदगी से कहा, डरा नहीं रहा बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। ये निशान मुझे नागों के ही लगते हैं। नफीसा ने उनकी बात को हल्के में लिया, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल उठने लगे। वह मन ही मन किसी और के बारे में सोच रही थी। आखिर वह कौन था? कहां चला गया? काश वह दोबारा लौट आए ताकि वह उसका नाम पूछ सके। इस बेचैनी के बीच उसने पड़ोस की खाला के बेटे की शादी के लिए कपड़े सिलने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद खाला अपने कपड़े लेने आई। उन्होंने नफीसा को ध्यान से देखा और कहने लगी, तुझे तो सारी जिंदगी कमवारा ही रहना पड़ेगा। नफीसा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। खाला ने ठंडी सांस भरी। देख, एक तरफ तेरा बाप मजदूर है, घर में खाने को कुछ नहीं, तेरा छोटा भाई अभी बच्चा है, ऐसे में तेरी शादी कैसे होगी? नफीसा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, खाला, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं, मैं अपने अब्बा और भाई की जिम्मेदारी उठा लूं, यही मेरे लिए काफी है। खाला ने उसके सिर पर हाथ रखा। अल्लाह तुझे हिम्मत दे बेटी, लेकिन तुझे देखकर रहम आता है। नफीसा ने उनकी बातों पर कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसे इस तरह की बातें सुनने की आदत हो गई थी। शाम को सुहेल ट्यूशन से लौटा और कहने लगा, बाजी ट्यूशन वाली फीस मांग रही थी। नफीसा ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, 1-2 दिन में मिल जाएगी। उसे मालिक पर गुस्सा आ रहा था, जिसने अभी तक नौकरानी के हाथ पैसे नहीं भिजवाए थे। शायद उसे फिर से जाना पड़ेगा। रात के वक्त जब वह कपड़े सिलाई कर रही थी, तभी उसके पीछे से एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई, कैसी हो तुम? वह चौंक गई। उसने गर्दन घुमाई और देखते ही उसके होश उड़ गए। वही नौजवान उसके सामने बैठा था। नफीसा घबराई हुई बोली, तुम अंदर कैसे आए? उसने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। दरवाजा खुला रह गया था। नफीसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो सुहेल को ताकीद की थी कि दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दे। घबराते हुए उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तुमने कहा था कि 3 दिन तक यहीं रहोगे, फिर कहां चले गए थे? नफीसा ने पूछा। नौजवान हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? नफीसा को उसकी बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद उसने उसकी बेचैनी को भांप लिया था। फिर उसने धीमे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही चला गया था। अगर इस घर में किसी ने मुझे देख लिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नफीसा उसे देखते हुए बोली, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? नौजवान ने हाँ में सिर हिलाया। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए तो। नफीसा ने बिना कुछ कहे अब्बा के लिए रखा हुआ दूध लाकर उसे दे दिया। उसने देखा कि वह दूध इस तरह पी रहा था जैसे उसे इसकी सख्त जरूरत थी। दूध खत्म करके उसने खाली प्याला लौटाते हुए कहा, तुम बहुत मेहरबान लड़की हो। नफीसा उसकी बात सुनकर चुप रही, मगर मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो उससे पूछने लगी, तुम्हारे दुश्मन कौन हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ।
नौजवान ने नफीसा की बात को टालते हुए कहा, नहीं, मुझे अपना बदला खुद लेना है, बस थोड़ा वक्त चाहिए। नफीसा उससे बातें करने में इतनी मसरूफ थी कि उसे अब्बा की आवाज सुनाई ही नहीं दी। मरियम, मरियम बेटी, इधर आओ। अब्बा की आवाज आई। नफीसा घबरा कर उठी और अंदर चली गई। अब्बा कहने लगे, बेटा, इतनी देर से देख रहा हूं, बाहर बैठकर किससे बातें कर रही हो? तुम्हारी आवाज तो साफ सुनाई दे रही थी। नफीसा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सहन में झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कहीं चला गया था। जल्दी से खुद को संभालते हुए उसने कहा, अब्बा, किसी से नहीं, आपको वहम हुआ होगा। अब्बा बेचैनी से बोले, नहीं, मैंने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम्हारे सामने बैठा है। नफीसा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि उन्हें कोई वहम हुआ है। जब अब्बा सो गए तो वह फिर सहन में आई, मगर वहां कोई नहीं था। उसे दुख हुआ कि वह बिना बताए चला गया। सुबह जब नफीसा नाश्ता बना रही थी, तभी अब्बा की चिल्लाने की आवाज आई, मरियम, इधर आओ बेटी, ये देखो, आज फिर वैसे ही निशान है। नफीसा बाहर आई तो देखा कि वहीं अजीबोगरीब निशान सहन में फैले हुए थे। अब्बा घबराते हुए बोले, मरियम, तुमने कहा था कि हवेली में नाग दिखा था, मगर अब तो ऐसा लगता है कि वह जिंदा है और हमारे गांव में घूम रहा है। अब्बा की आंखों में डर था, मगर नफीसा के चेहरे पर बस खामोशी थी। नफीसा और उसके अब्बा के दरमियान अजीबोगरीब बातें होने लगी थी। अब्बा का यकीन था कि हवेली में जो नाग देखा गया था वह अभी भी जिंदा है और पूरे गांव में घूम रहा है। यह सुनकर नफीसा परेशान हो गई और कहने लगी, अब्बा, वो सांप तो हवेली के मुलाजिमों ने मार दिया था। लेकिन अब्बा को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसी दिन नफीसा ने अब्बा से कहा, मालकिन ने अभी तक मेरी सिलाई के पैसे नहीं भिजवाए हैं, मुझे नगीनाबाजी के पैसे वापस करने हैं, तो मैं हवेली जा रही हूं। उसने सुहेल का खाना बनाकर रख दिया और पैदल ही हवेली की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन और सुनसान था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जबकि चारों ओर हब्स फैली हुई थी। नफीसा ने पलटकर देखा तो हैरान रह गई। वह उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा नफीसा को बेचैन कर देती थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, जहां तुम जाओगी वहां मैं भी पहुंच जाऊंगा। नफीसा ने उसे सवालिया नजरों से देखा और बोली, तुम हवेली क्यों नहीं जा सकते? क्या वहां किसी से दुश्मनी है? उसने सिर हिला दिया और बोला, जल्द ही तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आएगी हो सकता है कि मैं इस गांव में ना रहूं। नफीसा ने घबरा कर कहा, खुदा ना करे तुम हमेशा यहीं रहो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन वह जल्दी से हवेली की ओर बढ़ गई। जैसे ही हवेली पहुंची, मालकिन ने उसे देखकर कहा, मैं तुम्हारे पैसे देना भूल गई थी। आजकल हवेली में बहुत परेशानियां चल रही हैं। वह सिर पकड़कर बैठी थी और सकीना को आवाज दी, जाओ मेरे कमरे से पर्स उठा लाओ। सकीना ने नफीसा को गुस्से से देखा और जब नफीसा बाहर निकली तो पीछे से बोल पड़ी, तुझे अब भी सुकून नहीं? हवेली में इतनी परेशानियां हैं और तू अपने पैसे लेने आ गई। नफीसा ने तमतमाते हुए कहा, शर्म कैसी, मैं घर चलाने वाली हूं, हमारे घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। सकीना फिर ताने देते हुए बोली, यहां तो मालकिन को अपने बेटे और शौहर की पड़ी हुई है, पूरा खानदान खतरे में है। मालकिन बार बार कहती रहती है कि जिसका डर था वही हुआ। 3 दिन से हवेली में किसी ने कुछ नहीं खाया। नफीसा यह सुनकर और भी परेशान हो गई। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि हवेली के लोग खाने